अस्सलाम वालेकुम। हमारी सीरीज़ चल रही है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की और आज इसका सेक्शन जो है 15 का हम सब सेक्शन 3 जो है उसको स्टडी करेंगे और उसको देखेंगे कि सेक्शन 15 के सब सेक्शन 3 के अंदर उसने क्या कैलकुलेशन या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो चलते हैं सेक्शन 15 के सब सेक्शन 3 की तरफ। अच्छा, जो सब सेक्शन 3 है ये डील करता है ओनली प्योर रेंटल इनकम के साथ, यानी कि इसमें हमें पता चलेगा कि जो चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस हेड इनकम है दैट वुड बी ओनली प्योर रेंटल इनकम। तो सेक्शन जो है यहाँ पे मैं इसको डिक्टेट नहीं करूँगा, बट मैं आपको ये डिफ़ाइन करूँगा कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। इसमें इसने ये डिफ़ाइन किया है, सेक्शन में हमें वो ऑर्डिनेंस में ये बताया गया है कि जो इनकम या जो रेंट हमारा रिसीव और रिसीवेबल था बाय एनी पर्सन, जो मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ, ठीक है। अगर हम विद इन एक टैक्स पीरियड के अंदर अगर कोई बिल्डिंग रेंट पे देते हैं टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी यानी कि मैंने एक वेयर हाउस रेंट पे दिया, मैंने एक फैक्ट्री रेंट पे दी है, एक प्रीमिसेस मैंने जो है ऑफिशियली रेंट पे दी, कोई फैक्ट्री दे दी, उसके साथ मैंने कुछ मशीनरी भी थी जो मैंने रेंट आउट कर दी। तो सेक्शन सब 15 का सब सेक्शन 3 में ये बताता है कि आल्दो आपने वो बिल्डिंग रेंट पे दी, लेकिन उस बिल्डिंग के साथ आपने उस कोई मशीनरी या कोई प्लांट इंस्टॉल था वो भी अगर आपने दिया है साथ रेंट के ऊपर, तो वो जो इनकम है वो आपकी अंडर दिस हेड चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, बल्कि वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। आई रिपीट इट अगेन, अगर आपने एक बिल्डिंग रेंट पर दी है और उस रेंट से आपकी जो इनकम जनरेट हुई है वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 के तहत कंप्यूट नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो बिल्डिंग थी उसके साथ आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी जो है वो दी हुई थी रेंट पे। तो वो जो आपकी कैलकुलेशन होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। तो इस बात से हमें ये पता चला कि जो रेंट है प्योर रेंटल इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ वही हमारा कंप्यूट होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज अंडर सेक्शन 15। अगर हम अपनी बिल्डिंग के साथ कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट आउट करते हैं तो वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो मैंने आपको भी बताया उसमें वही आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया फर्दर कि आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 3 आपके पास है क्रिटिकल ट्रिगर जो आपने देखनी है कि देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, ठीक है। उसके साथ आपने कोई भी किसी किस्म की प्लांट एंड मशीनरी आपने रेंट आउट दी हो, ठीक है, और उसके आप लोगों के दरमियान लीज एग्रीमेंट हो। अच्छा, अब ये रेजिडेंशियल के ऊपर तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये अप्लाई होता है कमर्शियली। रेजिडेंशियल के लिए अगर आपने यूटिलिटीज़ वगैरह कोई लेस्को का, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई इंटरनेट वगैरह का अगर कोई आपने दिया हुआ है फैसिलिटी, वो हम नेक्स्ट इस सेक्शन में पढ़ेंगे। इस सेक्शन के अंदर आपको कमर्शियली पता चलेगा, लाइक अगर आपने एक बिल्डिंग रेंट पे दी विद प्लांट एंड मशीनरी और आपका लीज एग्रीमेंट था, ये मोस्टली यूजुअली किस पे अप्लाई होता है, आपकी फैक्ट्रीज आ जाती हैं, कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे आपने सीड्स वगैरह रखे होते हैं, ठीक है, वेयर हाउस है जहाँ पे आपकी इंस्टॉल मशीनरी इंस्टॉल है या किसी किस्म का इक्विपमेंट इंस्टॉल है, आपके पावर प्लांट्स हो गए, आपके होटल मोटल्स आ गए, ठीक है, जिसमें आपने बिल्डिंग के साथ आपने कुछ ऑपरेशनल मशीनरी दी हुई है, कोई आपका वाटर प्लांट लगा हुआ इस तरह का, या इंडस्ट्रियल यूनिट्स जहाँ पे प्रॉपर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जब जो कोर आइडिया है कि यू आर नॉट जस्ट गिविंग पैसिव प्रॉपर्टी, यू आर गिविंग अ फंक्शनल कमर्शियल फुली कमर्शियली सेटअप, ठीक है। तो ये वाली जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपकी जाएगी। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा लीगल बैकग्राउंड अगर मैं आपको बता दूं कि लॉ ने इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से क्यों जो है एक्सक्लूड किया है। आप ये देखें कि ये जो आपकी बिल्डिंग जो आपने दी है रेंट के ऊपर विद प्लांट एंड मशीनरी, किसी किस्म की भी उसमें अगर कोई मशीनरी है, ठीक है, या कोई आपका प्लांट इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो वो अब कमर्शियली नेचर है। अब
उसमें आप एसेट्स भी दे रहे हैं और आपको पता है कि अगर हम बिज़नेस पर्सपेक्टिव में बात करें तो एसेट्स के ऊपर टैक्स डेप्रिसिएशन भी होती है, ठीक है? तो इसलिए जो है उसने इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से निकाल के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में किया। और अब क्योंकि आपने बिल्डिंग के साथ आपने प्लांट एंड मशीनरी भी दी हुई है या कोई एसेट भी दिए हुए हैं उसको, तो वो अब आपकी प्योर रेंटल इनकम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर जो कंप्यूट करनी है इनकम, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर रेंटल इनकम करनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब इसकी क्यों ज़रूरत आई थी? अब इसकी देखें कि क्लासिफ़िकेशन जो है, टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होता है प्रॉपर्टी का, एसेट्स का। एक ये चीज़ आ गई। फिर दूसरी एक चीज़ आती है कि आपके पास डिफरेंट डिडक्शंस के रूल्स अप्लाई होते हैं, जिस तरह अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, मैं आपको सेक्शन 15 ए में पढ़ाऊँगा भी। फिर उसके अलावा विदहोल्डिंग की प्रोविज़न है। अब यहाँ पे सेक्शन 155 की विदहोल्डिंग इसके ऊपर हम करेंगे, जबकि प्लांट एंड मशीनरी या जो बिज़नेस नेचर में होते हैं उसके ऊपर पूरा सेक्शन 153 है, ठीक है? उसके ऊपर वो पूरा इम्प्लीमेंट होता है, तो वो फिर डिफरेंट हो जाता है। इसके अलावा फिर उसकी जो कंप्लायंस है या डॉक्यूमेंटेशन है उसके स्टैंडर्ड भी डिफरेंट है। सेक्शन 153 की अपनी कंप्लायंस है। इसलिए जो है लॉ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर कहता है कि जस्ट आपने प्योर रेंटल इनकम ही जो है वो करनी है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये अगर इस तरह की कोई इनकम आती है तो हमने इसको कहाँ रिपोर्ट करना है? तो ये हमारे पास सेक्शन 114 का फॉर्म है और उसके अंदर जो टैब है अदर सोर्सेज़, इसकी रिसीट्स एंड डिडक्शन में जब आप आएँगे तो कोड व 5006 में आपके पास उसने यहाँ पे कैटेगोरिकली मेंशन किया हुआ है कि रेंट फ्रॉम लीज़ ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग जिसका आपने रेंट रिसीव किया है और उस बिल्डिंग के साथ आपने किसी किस्म का कोई प्लांट अटैच है या कुछ मशीनरी भी यूज़ करने के लिए दी हुई है, उससे जो रेंट आएगा वो आपने अंडर द टैब अदर सोर्सेज में कोड 5006 के सामने लिखना है, रेंट फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसके ऊपर टैक्स रेट क्या अप्लाई होगा, कौन सी स्लैब रेट लगेगी? वो जब हम आगे कंप्यूटेशन में जा रहे होंगे मैं आपको तब जाके बताऊंगा। यहाँ पे करेंगे तो वीडियो भी लंबी होगी और कंसेप्ट भी जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये जो है सेक्शन 15 का सब सेक्शन 3 जो है हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब सेक्शन 3 ये पढ़ेंगे। अपने दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।